जब भी जम्मू और कश्मीर की बात होती है ना, तो अनुच्छेद 370 का जिक्र जरूर होता है। अब ये कोई साधारण कानून नहीं था। इसे बहुत ही अनोखे हालात में लाया गया था, और जिस तरह इसे हटाया गया वो कहानी भी उतनी ही अनोखी है। इतने सालों तक ये भारत में एक बहुत बड़ा एक विवादास्पद मुद्दा बना रहा। आज हम समझेंगे कि इसे हटाने के लिए कैसी रणनीति बनाई गई, जो सुनने में किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा प्रावधान जिसे भारतीय संविधान में अस्थायी यानी टेम्पररी कहा गया, वो 70 सालों तक कैसे चलता रहा? और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिसे हटाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, उसे एक झटके में हटा दिया गया? ये कहानी 70 साल लंबी है। 1949 में इसकी शुरुआत हुई और 2019 में इसका अंत हुआ। इस लंबे सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दिन पर चलना होगा जब सब कुछ बदल गया। चलिए सीधे चलते हैं अगस्त 2019 में। उस वक्त माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कश्मीर घाटी में अचानक से सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई और बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लिया जाने लगा। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 2 अगस्त को अमरनाथ यात्रियों को कहा गया कि वो अपनी यात्रा बीच में ही रोककर घाटी छोड़ दें। फिर 4 अगस्त की रात तक कश्मीर के बड़े बड़े नेता नजरबंद हो चुके थे, इंटरनेट बंद था और धारा 144 लागू कर दी गई थी। और फिर 5 अगस्त की सुबह संसद में वो घोषणा हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस कहानी को समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक चलना होगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो उन्होंने अपने पीछे एक बहुत बड़ी पहेली छोड़ दी थी, 565 रियासतें। तो ये रियासतें थीं क्या? ये वो राज्य थे जहां राजा या निजाम अपने आंतरिक मामलों को खुद संभालते थे। अब उनके सामने 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर एक आज़ाद देश बनो। ज्यादातर रियासतों का मामला तो सुलझ गया, लेकिन 3 जगहों पर बात आकर फंस गई। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न था। जूनागढ़ और हैदराबाद में शासक तो मुस्लिम थे और ज्यादातर प्रजा हिंदू थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर में इसका ठीक उल्टा था। शासक हिंदू राजा हरी सिंह और प्रजा में मुस्लिम बहुमत था। बस इसी अनोखी स्थिति ने कश्मीर को सबसे पेचीदा मामला बना दिया। राजा हरी सिंह वो अपनी गद्दी बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद रहने का फैसला किया। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों को हमला करने के लिए भेज दिया। ये लड़ाके श्रीनगर के बहुत करीब पहुंच गए और वहां भारी मारकाट मचाई। जब राजा को लगा कि अब उनकी जान और रियासत दोनों ही खतरे में हैं, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद के लिए एक शर्त रखी, विलय पत्र पर साइन करना होगा। 26 अक्टूबर 1947 को राजा ने साइन तो कर दिए, लेकिन ये कोई पूरी तरह से विलय नहीं था, ये शर्तों पर आधारित था। बस इसी सशर्त विलय को कानूनी जामा पहनाने और भारत और जम्मू कश्मीर के बीच के संबंधों को चलाने के लिए एक अस्थायी पुल बनाया गया, और इसी पुल का नाम था अनुच्छेद 370। ये एक टेम्पररी प्रोविजन था जिसे संविधान के भाग 21 में रखा गया था, जहां आमतौर पर अस्थायी कानूनों को ही रखा जाता है। इसका मकसद ये था कि जम्मू और कश्मीर को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की आज़ादी मिले, जब तक कि जनमत संग्रह से कोई आखिरी फैसला नहीं हो जाता। तो इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान और अपना अलग झंडा हो सकता था। भारत की संसद सिर्फ 3 मामलों पर ही कानून बना सकती थी, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इसके अलावा कोई भी और कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी थी। और फिर अनुच्छेद 370 से ही निकला अनुच्छेद 35 से। ये राज्य सरकार को ये तय करने का अधिकार देता था कि वहां का स्थायी निवासी कौन होगा, और सिर्फ उन्हीं लोगों को जमीन खरीदने और सरकारी नौकरी पाने का अधिकार था। इस प्रावधान ने राज्य के बाहर के भारतीय नागरिकों को वहां बसने से रोक दिया, और यही बात आगे चलकर विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बनी। चलिए अब तेजी से आगे बढ़ते हैं और उस राजनीतिक रणनीति पर आते हैं जिसने इस 70 साल पुराने अनुच्छेद को हटाने की नींव रखी। ये कोई एक दिन का काम नहीं था, बल्कि एक लंबी सोची समझी योजना थी। सब कुछ 2015 में शुरू हुआ, जब बीजेपी ने अपनी कट्टर विरोधी पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई।
फिर जून 2018 में बीजेपी ने अचानक समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई और राज्यपाल शासन लगा। और फिर 6 महीने बाद दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिसने खेल का रुख ही पलट कर रख दिया। और इसी बीच एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। जब पीडीपी और दूसरी पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की तो महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्होंने राज्यपाल को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। जब उन्होंने फैक्स भेजा तो संयोग देखिए, ठीक उसी वक्त फैक्स मशीन खराब हो गई। अब हम कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। आखिर वो कौन सी कानूनी चाल थी जिसने अनुच्छेद 370 को हटाना मुमकिन बना दिया? तो सबसे बड़ी कानूनी अड़चन ये थी, अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश जरूरी थी, लेकिन वो संविधान सभा तो 1957 में ही भंग हो चुकी थी। तो फिर सिफारिश कौन देता? बस इसी वजह से सब मानते थे कि इसे हटाना नामुमकिन है। और यहीं पर असली खेल हुआ। राष्ट्रपति शासन की वजह से राज्य सरकार की सारी शक्तियां राज्यपाल के पास थी, तो राज्यपाल ने ही राज्य की सहमति दे दी। फिर राष्ट्रपति ने एक आदेश के जरिए संविधान सभा शब्द का मतलब ही बदलकर विधानसभा कर दिया। और क्योंकि उस समय राष्ट्रपति शासन था, तो जम्मू और कश्मीर की विधानसभा की भूमिका कौन निभा रहा था? भारत की संसद। तो आखिर में भारत की संसद ने ही संविधान सभा के तौर पर इसे हटाने की सिफारिश कर दी और कानूनी रास्ता साफ हो गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में लोकसभा में 370 वोट पड़े। जरा सोचिए, एक ऐसा आंकड़ा जो हमेशा के लिए इस घटना से जुड़ गया। ये इस राजनीतिक अध्याय का अंत था। इस कदम के समर्थकों का एक मुख्य तर्क हमेशा से यही रहा है कि एक देश में 2 संविधान, 2 झंडे और 2 प्रधानमंत्री नहीं चल सकते। उनका मानना था कि ये कदम देश को पूरी तरह से एक करने के लिए जरूरी था। एक ऐतिहासिक अध्याय तो खत्म हो गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस कानूनी पोल के टूटने के बाद कश्मीर और बाकी भारत के बीच संबंधों का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।